हेलो एवरीवन। आज जो हम वीडियो शुरू करने वाले हैं या फिर आप कह सकते हैं जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स के लिए होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश और जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। अब आप ये मान के चलिए आप इंडिया में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं तो बेसिकली आपके एंट्रेंस एग्जाम में यही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सिर्फ CUET ही एग्जाम है जहाँ पे आपके डोमेन सब्जेक्ट्स यानी कि आपके जो 12th के सब्जेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करिए, चाहे वो IPU का एग्जाम हो या सिम्बोसिस का एग्जाम हो, जेवियर्स का एग्जाम हो या आपके क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, या अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो अगर आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती हैं वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं, उसमें भी यही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। अगर आप कॉलेज से पास आउट होते हैं और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करते हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करें या MBA के लिए तैयारी करें या और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करें, बैंकिंग, SSC के लिए, तो भी आपसे यही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप मान के चलिए जो आपका एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन होता है वो आपके हर फील्ड में काम में आने वाला है। तो ऐसा नहीं है आप अगर 12th स्टूडेंट ही हैं, 12th में ही हैं अभी, तो अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपके काम में आएगा। आप लाइफ में किसी भी स्टेज पे हैं, यानी कि अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भी कॉलेज में हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन तैयारी कर रहे हैं या कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट जो हैं आपके काम में आने वाले हैं। तो अब जो शुरू करने वाले हैं हम सीरीज, उसमें हम इन चारों सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस लिया करेंगे विच विल कवर कंप्लीट सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट, और वहां पे हम आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो काफी हद तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और चूंकि हम इसमें सारे टॉपिक कवर कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आपके सभी वैरायटी क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे और प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। तो अभी जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर हम CUET की बात करें तो आपका जो जनरल टेस्ट होता है तो इस जनरल टेस्ट का एक पोर्शन रहता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वैसे जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और आपका जो GK वाला पोर्शन है वो रहता है। इंग्लिश का जो एग्जाम है वो सेपरेट होता है, वो लैंग्वेज का एग्जाम होता है। तो ये आपका CUET में काम में आने वाला है। इसके अलावा अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं CUET के अलावा, तो वहां भी आपका एंट्रेंस टेस्ट में यही पूछा जाने वाला है। जो आपके डोमेन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, यानी कि जो 12th के सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके CUET में ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपके ये डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप कोई और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं CUET के अलावा तो डेफिनेटली आपके काम के होने वाली है सीरीज। और अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं, इफ आर फोकसिंग ओनली ऑन CUET, तो आप मान के चलिए कि जनरल टेस्ट में आपको बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली है इन टॉपिक से। सो बिना वक्त गंवाए एक बार सीरीज शुरू करते हैं। आज पहला ही वीडियो है तो हमने एकदम इजी लेवल क्वेश्चन लिए हैं। जैसे जैसे वीडियो की सीरीज आगे बढ़ती जाएंगी और हम आगे इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे, और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप मेरा कमिटमेंट है, मेरा प्रॉमिस है, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बशर्ते आपको इस सीरीज के सारे वीडियोस फॉलो करने हैं, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर भी आपको कुछ लगता है कोई चीज समझ नहीं आई है, कोई कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया है आपका, या आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और टॉपिक जो है वो छूटे आता है। तो बिना वक्त गंवाए एक बार क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। काफी इजी हमने क्वेश्चंस लिए हैं आज। जैसे जैसे सीरीज में वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे और हम आगे और क्वेश्चंस जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे और आपके सारे टॉपिक जो हैं वो इसमें कवर होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। टू ट्रेन्स A and B having the length of 195 meters and 165 meters respectively are running in the same direction। यानी कि दो ट्रेन्स हैं वो पैरेलल ट्रैक्स पे सेम डायरेक्शन में रन हो रही हैं। तो अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में रन होती हैं तो कुछ समय बाद अगर उनकी स्पीड अलग अलग है तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी। तो जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करती है तो सिचुएशन क्या होगी ये देखते हैं। यानी कि एक ट्रेन भी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, दूसरी ट्रेन भी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। एक ट्रेन की जो लेंथ है वो 195 मीटर्स है, दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो 165 मीटर्स है। इसकी जो स्पीड है वो मान के चलिए कि आपके पास 77 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी की जो स्पीड है वो मेरे पास 85 किलोमीटर पर आवर है। What will be the time in seconds taken by to cross each other? जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो हमें क्रॉस की बात करते हैं, और यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में आती हैं तो वो ओवरटेक की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में लैंग्वेज एरर थी। एनीवेज हमें बात है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगी, यानी कि पास कर लेगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दोनों की ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देंगे और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रही हैं तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है आपके, यहाँ पे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है और जो आपकी लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो मीटर में गिवन है। तो हम लेंथ को ऐड कर देंगे,
यानी कि मुझे टाइम निकालना है। तो टाइम मेरे पास आ जाएगा दोनों की लेंथ का एडिशन, दैट इज 195 प्लस 165 मीटर्स। ये मेरे पास जो आंसर आएगा ये मीटर में आएगा, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 85 माइनस 77, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, 85 माइनस 77। अब ये जो स्पीड है मेरी, अगर मैं इसको, ये किलोमीटर पर आवर में है, अभी मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा। अब यहां से मीटर मीटर कैंसिल आ जाएगा और मेरा जो आंसर आएगा वो अब सेकंड्स में ही आएगा। सॉल्व करते हैं इसको अभी। तो 195 प्लस 165 कितना हो जाएगा, ये 360 डिवाइडेड बाय 85 माइनस 77 विच इज इक्वल टू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा मेरे पास। यहां सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 45, 9 से कर जाएगा, ये सॉल्व करेंगे इसको 162 आंसर आ जाएगा। तो 160 सेकंड जो है मेरे पास आंसर बचेगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस तरह देख सकते हैं आप, बहुत ही सवाल था। दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपल सा जो टाइम उनका होता है ओवरटेक करने का, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द स्पीड। बस ये ध्यान रखना है आपको, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर 162 सेकंड्स आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The angles of a triangle are in the ratio 1:1:2. What percentage of the total internal angle is the greatest angle? तो यहां पे हम एक चीज देख सकते हैं कि एंगल 1:1:2 में है और मेरे को निकालना है जो लार्जेस्ट एंगल है वो टोटल इंटरनल एंगल का कितना परसेंट है। तो ऑब्वियसली टोटल इंटरनल एंगल की बात करें तो 180 होता है, या तो हम ईच एंगल निकाल ले तो 45, 45 और 90 आ जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर इस निकालने की जरूरत नहीं है, तो लार्जेस्ट एंगल 2 है और टोटल एंगल का सम यहां से निकालें तो 2/4 हो जाएगा। तो 2/4 इंटू 100 जो है मेरे पास आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, तो आंसर विल बी 50%। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, आंसर विल बी 50%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The average salary of all the employees in a company is 14,000 rupees. The average salary of 5 technicians is rupees 18,000 and the average salary of the rest is 13,200. The total amount, total number of employees in the company. तो मेरे को 5 जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी दे रखी है मेरे को 18,000 रुपीज, टोटल एम्प्लॉइज की सैलरी 14,000 रुपीज दे रखी है, और यहाँ पे मेरे को गिवन है जो रेस्ट है उसकी सैलरी, एवरेज सैलरी 13,200 है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास टोटल जो एम्प्लॉइज है कंपनीज में वो मेरे पास n एम्प्लॉइज हैं, तो इस तरह से टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज कितनी हो जाएगी 14,000 n, तो 14,000 n टोटल एम्प्लॉइज की सैलरी है, दैट विल बी इक्वल टू एम्प्लॉइज ऑफ सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉइज विच इज इक्वल टू 5 इंटू 18,000 प्लस, अब 5 एम्प्लॉइज मैंने काउंट कर लिए, बचे कितने n-5 और सैलरी कितनी है इनकी एवरेज 13,200। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां से कितना आ जाएगा, 14,000 है, दैट विल बी 14,000 n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 90,000 प्लस माइनस 66,000। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहां पे मेरे पास 14,000 n माइनस 3,200 n विच विल बी इक्वल टू 800 n विल बी इक्वल टू 90,000 माइनस 66,000, दैट विल बी इक्वल टू 24,000। n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 24,000 डिवाइडेड बाय 800, 20 से 20 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 30। तो मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गए मेरे पास 30। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके जो एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन था उसे हमने इक्वेशन की फॉर्मेट में कंप्लीट किया और मेरे पास आंसर जो आ गया वो 30 आ गया यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए मेरे पास 30। नेक्स्ट, ABC एंड DEF आर टू ट्राइंगल्स सच दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये साइन जो होता है आपके पास एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का होता है। ABC एंड FDE आर, इफ साइड AB इज 5, एंगल B इज 40 डिग्री एंड एंगल A इज 80 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। तो हम दोनों ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे, जो कंडीशन गिवन है उसे मेंशन कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है मेरे पास। ये बात ध्यान रखना आप, कई बार आप जल्दी कर जाते हैं तो ये गलती कर सकते हैं। ये ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्राइंगल एफ डी ई, कई बार हम पढ़ते हैं सीक्वेंस में तो एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ पढ़ लेते हैं, तो ये पढ़ने की एरर नहीं करनी है हमको, दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो पहला ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास एफ डी ई, एफ डी ई। अगर एफ डी ई की बात करें तो ये डी ई एफ नहीं है, ये एफ डी ई है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये एफ डी ई, इस तरह ट्राइंगल बनेगा मेरे पास। ए बी की वैल्यू 5 दे रखी है तो ये साइड 5 हो जाएगी मेरे पास। एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये एंगल बी जो है ये 40 डिग्री हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, तो यहाँ पे ये 80 है, ये 40 है, तीनों का सम जो होगा वो 180 होगा, तो ये होगा एंगल मेरे पास 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये एंगल भी मेरे पास 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल मेरे पास 40 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल मेरे पास जो हो जाएगा वो 80 डिग्री हो जाएगा, और ये साइड 5 हो जाएगी। अब कंडीशन चेक करते हैं, DF इज इक्वल टू 5, DF इज इक्वल टू 5, दैट इज करेक्ट। एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल इज इक्वल टू 60, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। लेकिन बाकी चेक करने जरूरी है, कहीं अगर दो ऑप्शन ट्रू होते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने एरर की हो सकती है। तो D इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 5, इनकरेक्ट। D इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 5, तो बाकी में तो D इज इक्वल टू 5 है, विच इज नॉट करेक्ट, तो बाकी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। DF इज इक्वल टू 5 है तो ये ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। ये ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल की जो साइन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर मेरे को लिखना होता है, ये तो कॉन्ग्रुएंट का साइन था, अगर मेरे को लिखना होता है दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर कंडीशन ये होती एबीसी और एफडी सिमिलर हैं, तो कंडीशन क्या होती मेरे पास, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू, तो ये साइन जो होता है यानी कि ऊपर वाला जो होता है ये सिमिलर का होता है, तो ये कंडीशन मेरे पास होती अगर ये सिमिलर ट्राइंगल होते तो। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है मेरे पास, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो ये वाला कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए सर्टेन सम द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट and simple interest is 10%, rate is 10% per annum for 2 years is 250, the sum is, यानी कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता हूं और अगर प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे देता हूं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर दो इंटरेस्ट पे हम कैलकुलेट करते हैं तो उन दोनों का जो 2 साल का डिफरेंस आता है वो 250 रुपीज आता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है मेरे को 10% की, तो हमें निकालना है कि प्रिंसिपल कितना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दैट डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, the difference between the compound interest and simple interest for 2 years, difference between compound interest and simple interest for 2 years is, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दैट इज P इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंस है वो कितना गिवन है 250 रुपीज, तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 250 रुपीज का। प्रिंसिपल जो है हमें कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू 10 गिवन है, तो 10 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 होके आ जाएगा 25,000, प्रिंसिपल हो गया मेरे पास 25,000 रुपीज का। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो हो गया वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसको याद रख सकते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी और टाइम काफी बच जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, इन तीनों में से प्राइम नंबर कौन सा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम 54 देखते हैं तो 54 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम 31 की बात करते हैं, 31 जो है 31 एक प्राइम नंबर है, 89 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, या तो 1 का एक फैक्टर होता है या वो नंबर इटसेल्फ एक फैक्टर होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि 31 और 89 इन दोनों का कोई फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों प्राइम नंबर है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी एंड सी। 54 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1 to 50 के बीच में आपके पास टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं, 51 और 100 के बीच में आपके पास 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 to 50 के बीच में 15 और 51 to 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं 1 to 100 के बीच में आपके पास 25
प्राइम नंबर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आपके काम की इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In an election between two parties A and B, A gets 37% of the total votes and thus lost by 338 votes. यानी कि the total number of casted votes is assume none of the votes was declared invalid. यानी कि कोई भी जो आपका वोट था वो इनवैलिड नहीं था। जो दो कैंडिडेट थे A और B, अगर एक को 37% वोट मिले हैं तो ऑब्वियसली दूसरे को इसका जो 100% में से माइनस करेंगे तो 63% वोट मिलेंगे। तो एक को मिलेगा 63% और दूसरे को मिल रहा है 37%, यानी एक को मिल रहा है 37% तो बी को मिल रहा है 63%, क्योंकि जो वोट है कोई भी वो जो है वैलिड, सारे वोट वैलिड हैं, कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है और कैंडिडेट दो ही पार्टी के हैं। तो यानी कि अब एक 63% वोट है और एक 37% वोट है और जो वोट में डिफरेंस है वो 38 वोट्स का है। तो हमको निकालने हैं द टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स। तो यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस निकालें तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना आएगा, 63 माइनस 26% का मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 26% ऑफ टोटल वोट्स जो है वो 338 के बराबर है। परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 26% का, और वो 26% किसके इक्वल है 338 के। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे 338 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 100, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो कास्टेड आ जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको 13 से कैंसिल करते हैं, तो 13 से 2, 13 से कैंसिल करते हैं तो 2 हो जाएगा, बचेगा ये 2 से करेगा तो 100 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टोटल वोट्स होंगे हमारे पास वो 1300 होंगे जो कास्ट किए गए होंगे। नेक्स्ट, इफ 25% can complete a work in 140 days, then how many persons will be required to complete the same work in 70 days? So टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास MDH, आपको याद रहना चाहिए, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 एंड सो ऑन, यानी कि M3 H3 D3 अपॉन W। यानी कोई मैन है हमारे पास, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स का अगर वो काम करते हैं और कोई पर्टिकुलर वर्क है तो उसी प्रोपोर्शन में वो इसके इक्वल होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा डिराइव होता है। अब यहाँ पे हमारे पास खाली नंबर ऑफ पर्संस दे रखे हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ पर्संस दे रखे हैं और डेज दे रखे हैं। इसका मतलब दोनों के लिए H और W सेम ही रहेगा। तो H और W सेम रहेगा तो कैंसिल कर देंगे। तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा। M1 की मेरे पास वैल्यू गिवन है 25, D2 की वैल्यू गिवन है मेरे पास 140, शुड बी इक्वल टू M2 की वैल्यू गिवन है मेरे पास, निकालनी है मुझे M2 की वैल्यू, और मेरे पास नंबर ऑफ डेज की वैल्यू कितनी है 70। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे मेरे पास M2 की वैल्यू आ जाएगी, 70 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स हो गया, 25 इंटू 50 आ गया, यानी कि M2 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास 50। तो मेरे को निकालना है हाउ मेनी पर्सन्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज, यानी मुझे वो काम अगर 70 डेज में करना है तो कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ P is to Q is equal to 4 is to 5, Q is to R 3 is to 4 and R is to S 2 is to 5 है, तो मुझे निकालना है कि P is to S क्या होगी। देखो ये जब क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। P is to की वैल्यू 4 is to 5 है, तो लोग क्या करते हैं पहले P is to Q निकालेंगे, फिर Q is to R निकालेंगे, तो P is to Q is to R निकालेंगे, फिर उसके बाद P is to Q is to R निकलने के बाद R is to S से कंपेयर करेंगे और P is to Q is to R निकालेंगे। पर इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हमसे P is to S पूछा है। कैसे करते हैं अब बताता हूं आपको, सिर्फ एक सिंपल स्टेप में काम हो जाएगा। मेरे को P is to Q, P is to Q मतलब P अपॉन Q, P अपॉन Q की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास 4/5, फिर मेरे पास Q is to R, Q is to R की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4 और R is to S कितनी दे रखी है, R is to S is 2/5। अब मान के चलिए मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास P अपॉन S, और P अपॉन S तो निकालना है हमको P is to S। इसका मतलब अगर मैं इनको इक्वल मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से कैंसिल करने पे ये चीज कैंसिल हो जाएगी और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3 × 2 6/25।
तो इसका मतलब P अपॉन S की वैल्यू मेरे पास आ गई है 6/25, तो 6/25 मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हम इस तरह देख सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेप में आंसर आ गया, बशर्ते ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी इजी होते हैं, काफी ट्रिक से हो जाते हैं, लेकिन आपको ट्रेडिशनल मेथड ही पता है तो आपके लिए बहुत लेंथी होता है क्वेश्चन करना। अदरवाइज हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सेकंड्स में करते जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 numbers are in the ratio 1:2:3:5. 2 times their sum is 44. Find the ratio in the numbers obtained by subtracting 3 from the cube of each number. तो ये एक रेशो का क्वेश्चन हो गया है हमारे पास, जिसमें आपको 4 नंबर का रेशो गिवन है। तो अगर हमको नंबर का रेशो गिवन होता है तो हम एक्चुअल नंबर के लिए कोई कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एक्चुअल नंबर आ जाएगा। यानी मान लेता हूं मेरे पास नंबर जो है वो इस तरह है, एक नंबर k है, दूसरा इसका मल्टीपल हो जाएगा तो 2k हो जाएगा, फिर एक नंबर मेरे पास 3k हो जाएगा और एक नंबर मेरे पास 5k हो जाएगा। तो नंबर मैं देख चुका हूं k, 2k, 3k, 5k, ये 4 नंबर हो गए मेरे पास। ये अब मेरे पास एक्चुअल नंबर होंगे। अगर मेरे के पास k की वैल्यू आ जाए तो k की वैल्यू में पुट करूंगा तो मेरे पास एक्चुअल नंबर आ जाएंगे। अगर मैं इनका रेशो निकालूंगा तो k से k कैंसिल होता जाएगा और रेशो 1:2:3:5 आ जाएगा मेरे पास। नाउ 2 times their sum is 44. 2 times their sum, यानी कि पहले मैं इनका अगर सम कर दूं और उसको मैं अगर 2 टाइम्स कर दूं, 2 times their sum is equal to 44, तो मैं 2 से अगर कैंसिल करता हूं उसको तो यहाँ पे हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 5 3 8 2 11, यानी कि 11k is equal to 22। तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2। अगर k की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है तो मेरे पास k की वैल्यू 2 रखने पे मेरे पास एक्चुअल नंबर कौन से हो जाएंगे 2, 4, 6 और 10। तो मेरे पास एक्चुअल नंबर्स हो गए 2, 4, 6, 8, ये एक्चुअल नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन से पूछा 2 times their sum is 44, फाइंड द रेशियो इन द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम क्यूब ऑफ ईच नंबर। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम क्यूब ऑफ ईच नंबर, यानी मैं इसका क्यूब निकाल के 3 माइनस करता हूं, इसका क्यूब कितना होता है 8 में से 3 माइनस किया तो बचेगा 5, इसका क्यूब कितना होता है 64 में से मैंने 3 माइनस किया तो बचेगा 61। तो रेशियो कैसे आता जाएगा 5:61 इनटू समथिंग। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखा तो मेरे पास 5:61 के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, तो मेरे पास यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुझे बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम ये बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट द नंबर इज बिकम्स डिविजिबल बाय 9। तो हमको ये पता है कि कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल होता है तो उसका सम ऑफ डिजिट्स जो होता है वो भी 9 से ही डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम सम ऑफ डिजिट्स निकाल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सम ऑफ डिजिट्स निकालने की हर बार जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि 8 + 5 + 2 + 1 + 5 + x, फिर उसको हम डिवाइड करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 8 के मल्टीपल 9 के मल्टीपल निकालते जाएंगे, 9 के मल्टीपल को हम यहां से कैंसिल करते जाएंगे। व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर ऐड करता हूं तो मैं देखता हूं यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है, तो मेरे पास 9 हो गया। तो 9 को मैं हटा दूंगा, उसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि 9 या 9 के मल्टीपल बनते जाते हैं तो उसे कैंसिल करता जाता हूं मैं। इनको ऐड करने पे जरूर नहीं है 2 डिजिट में बने, वो 3 डिजिट में भी बन सकते हैं, 4 में बन सकते हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा, x + 5 + 2 + 5, यानी कि हो गया 12 + x, 12 + x। अब ये x की मिनिमम वैल्यू 6 रखेंगे तभी ये 18 बनेगा, और 18 बनेगा तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब x की मिनिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे 6, तभी तो सम ऑफ डिजिट्स मेरे पास 18 बनेगा, और 18 बनने के बाद ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो सकती है 9, ये सॉरी 6 होगी मिनिमम वैल्यू, ये ध्यान रखना है आपको, डिविजिबल 9 हो जाएगा। लेकिन ये लीस्ट वैल्यू ऑफ x होगी। अगर अच्छा मुझे बताइए x की इससे 6 से बड़ी कौन सी वैल्यू होगी जो इसको डिवाइड करेगी, यानी कि 6, अगर 6 ऐड करता हूं तो 12 हो गया, x की और कौन सी वैल्यू। अब x जो एक सिंगल डिजिट है तो उसकी वैल्यू 6 ही हो सकती है, इससे बड़ी कोई डिजिट की वैल्यू हो ही नहीं सकती। यानी कि x की एकमात्र वैल्यू होगी जो सिंगल डिजिट होगी, जिसके लिए ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 6। Next question, the number when divided by 15 and 18 every time leaves 3 as a remainder, the least possible number is। यानी कि कोई ऐसा नंबर है मेरे पास जिसको मैं अगर 15 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 3 बच जाए, जिसको मैं अगर 18 से डिवाइड करूं तो भी मेरे पास
रिमाइंडर 3 बच जाए। तो अगर हमारे पास ऐसे केस आते हैं जहां पे 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर ऐसे होते हैं जिसको मैं किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर सेम बचता है, तो उस केस में अगर मुझे लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो जो भी नंबर हैं आप उनका एलसीएम ले लीजिए पहले। तो यहाँ पे 15 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो होता है मेरे पास 90, और इसमें जो आपके पास बच रहा है रिमाइंडर इसको ऐड कर दीजिए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 93। ये 93 जो होगा मेरे पास वो लीस्ट नंबर होगा जो इस केस को फॉलो करेगा। यानी कि देखिए 93 डिवाइड बाय 15 करता हूं तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन रिमाइंडर 3 बचेगा। सिमिलरली 18 से करता हूं तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 93 मेरे पास एक लीस्ट नंबर है जो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा मेरे पास अगर मैं इस केस को फॉलो करता हूं तो। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके लिए, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर टू दैट, यानी 93 से ऐसा कौन सा बड़ा नंबर होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे 93 नंबर गिवन है, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा आपके पास वो 93 का डबल नहीं होगा, वो 90 का डबल प्लस 3 होगा। तो 90 का डबल होता है मेरे पास 180 प्लस 3, तो ये 93 से अगला नंबर जो होगा वो 183 होगा। अब एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, यहां पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का आ रहा है। नाउ यू हैव टू टेल मी which is the smallest 3-digit number which follows this condition. It means my question is 3 digit का सबसे ऐसा छोटा नंबर कौन सा होगा जिसको अगर मैं 15 से डिवाइड करूं एंड 18 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 3 ही बचना चाहिए। My question is which is the smallest 3-digit number if I divide that number by 15 and 18, I get a remainder of 3 in both the cases. तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। अगर आपने कमेंट सेक्शन में सही किया है क्वेश्चन तभी मुझे लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है और आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मिक्सर मार्क्ड एट ₹2300 इज सोल्ड फॉर ₹2024, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना है। अब ऑब्वियसली आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो यू ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल ही जाना चाहिए तभी मैं सामान खरीदूं, तभी मैं वो मतलब थोड़ा सा एक फुलफिलमेंट और एक अचीवमेंट फील होता है कि मैंने कुछ खरीदा है अच्छा जब मुझे डिस्काउंट मिल जाए। तो जब भी आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ डिस्काउंट करा लिया जाए, कोई अगर फिक्स प्राइस नहीं है तो आपको लगता है कि डिस्काउंट करा लिया जाए। तो ऐसे ही एक मिक्सर खरीदने गए आप और उसका जो प्राइस मेंशन था वो 2300 रुपीज था और आपने जितना पे किया उसके लिए वो 2024 रुपीज पे किया है। तो आपको निकालना है कि आपको परसेंटेज डिस्काउंट कितना मिला है। तो अल्टीमेटली आपको कितना डिस्काउंट मिला है आप इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी 2300 में से अगर मैं 2024 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 276, यानी 276 का आपको डिस्काउंट मिला है। आपको परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो आपको एक्चुअल डिस्काउंट कितना मिला है 276 रुपीज का, एंड आपको कितने रुपए पे मिला है ये 2300 पे। तो 2300 नीचे आ जाएगा इंटू 100 ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको 12%। तो आंसर जो आ जाएगा मेरा 12%, यानी कि 12% विल बी माय करेक्ट आंसर। तो 12% का डिस्काउंट हमको मिलेगा और हमारा आंसर ही आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A tradesman marks his goods at 12% above the cost price. He allows his customer a discount of 12% on the marked price. His profit percent. तो भैया ये आप मान के चलिए कि कोई भी सामान आप खरीदते हैं उसका कुछ मार्कअप करते हैं, तो मार्कअप करने के बाद उसको टैग प्राइस लगाते हैं आपके पास और उसके बाद में डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो सेलिंग प्राइस बनता है। तो ये फ्लो चार्ट कैसे बनता है, ये आपके पास जो सीक्वेंस कैसा बनता है मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ताकि इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। चलिए पहले देखते हैं। मान लो किसी भी शॉपकीपर ने कोई सामान खरीदा तो जितने में खरीदेगा उसे उसकी कॉस्ट प्राइस कही जाएगी। तो मैं मान लेता हूं उसने कोई सामान 100 रुपीज में खरीदा, ठीक है। इसके बाद वो ये कुछ मार्कअप उस पर लगाता है, मार्कअप परसेंट करता है, उसे लगता है कि इतने में मेरा जो है वो सामान बिक जाएगा तो उसको मार्कअप करता है। तो क्या करता है, मार्क्स हिज गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसको लगा कि मैं 25% रख देता हूं ताकि मेरे को 25% प्रॉफिट तो कम से कम चाहिए। तो उसने क्या किया 25% इसको मार्कअप कर दिया। तो मार्क प्राइस कह लीजिए इसको, या टैग प्राइस कह लीजिए, या लेबल प्राइस कह लीजिए, वो कितना हो गया मेरे पास 125 रुपीज। यानी कि 100 रुपए पे 25% मार्कअप किया तो 125 रुपीज आ गया। अब कोई कस्टमर उसके पास खरीदने गया, अब कोई कस्टमर अगर उसके पास खरीदने गया तो उसने रियलाइज किया
कि 125 है वो तो बहुत महंगा है, मैं इतना जो प्राइस है उसके लिए पे नहीं कर सकता, आई कैन नॉट पे 125 रुपीज फॉर दैट प्रोडक्ट, फॉर दैट गुड। तो आप क्या करोगे उस केस में, आप डिस्काउंट ऑफर करोगे। तो ही अलाउस कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 12% रुपीज, तो उसने 12% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया। अब डिस्काउंट किस पे ऑफर होता है, कॉस्ट प्राइस पे तो नहीं होता, मार्क प्राइस पे होता है। तो आप मान के चलिए कि उसने कितना डिस्काउंट ऑफर दिया, 125 का 12%, तो 125 का 12% हो गया मेरे पास 15 रुपीज। तो 15 रुपीज अगर डिस्काउंट हो गया, 125 का 12% के हिसाब से निकालूंगा डिस्काउंट, तो 15 रुपीज डिस्काउंट आ जाएगा। तो 15 रुपीज निकाला, तो 15 रुपीज के बाद यानी कि 125 पे 15 रुपीज का डिस्काउंट कर दिया, तो कितने रुपए में बेचा, 100 रुपए में। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस आ गई वो आ गई मेरे पास 100 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस आ गई 100 रुपीज, तो यहाँ पे 100 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है 110 रुपीज, 110 रुपए मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया 10%, तो यानी कि 100 रुपए पे 10% प्रॉफिट लिया मैंने और मेरे पास 110 रुपीज सेलिंग प्राइस हो चुकी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, हिज प्रॉफिट परसेंट इज, प्रॉफिट परसेंट कितनी हो गई मेरे पास 10%, ठीक है। तो ये 10% मेरे पास प्रॉफिट परसेंट आ गया। हालांकि इतनी कैलकुलेशन इसमें करने की जरूरत नहीं होती है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो अभी आपको नहीं बता रहा हूं मैं। आप रेगुलरली वीडियोस फॉलो करेंगे तो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस कि आप ट्रेडिशनल मेथड से यानी सिंपल नंबर्स लेके कैसे कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसकी मदद से आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली आप नंबर्स पढ़ेंगे 25%, 12% और आप यूं क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जस्ट यू हैव टू मार्क द आंसर, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। ऐसे मेथड्स आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा, बशर्ते आप सीरीज को फॉलो करें और सारे जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से देखते जाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In triangle ABC, D and E are points on AB and AC respectively. D is parallel to BC. If angle ACB is equal to 40 degree, then these two angles का सम कितना होगा। तो पहले एक बार ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल ABC, D and E are points AB, तो मैं पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये ट्राइंगल हो गया मेरे पास ट्राइंगल A, B एंड C। डी और ई पॉइंट जो है वो पैरेलल हैं बीसी के। तो यहाँ पे सपोज मैंने डी मान लिया और यहाँ पे ई मान लिया, तो ये पैरेलल हो गया, तो ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो डी ई इज पैरेलल टू बीसी हो गया। एंगल ए सी बी की वैल्यू 40 है। ए सी बी ये एंगल मेरे पास जो है वो 40 है, तो यानी ये एंगल 40 है और ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन जो हैं अगर पैरेलल हैं एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, तो इसका मतलब ये एंगल भी 40 डिग्री होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा है एंगल डी ए ई यानी कि ये एंगल प्लस ए डी ई, ये एंगल का सम कितना होगा। तो ट्राइंगल के सभी इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 40 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये 40 डिग्री हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 140 डिग्री। बहुत ही इजी सवाल था, आप इजीली कर सकते हैं। What is the volume of a cube whose surface area is 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड क्यूब। अगर उसकी साइड ए है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो साइड क्यूब के अकॉर्डिंग यानी कि ए क्यूब होगा। अब हमें निकालना है कि उसका सरफेस एरिया गिवन है तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया गिवन है तो पहले हम उसकी साइड निकालेंगे, साइड का क्यूब कर देंगे तो मेरे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को सरफेस एरिया, अब क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, अब क्यूब का एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर। अगर उसकी साइड ए है तो वो स्क्वायर होगा तो उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। अब क्यूब में मेरे पास 6 सरफेसेस होती हैं, क्यूब में मेरे पास 6 सरफेसेस होती हैं, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास 6a स्क्वायर। अगर उसकी साइड ए है तो अब उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 54 सेंटीमीटर, यानी कि 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 54। सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी क्यूब की जो साइड है, क्यूब की जो साइड है वो हो गई 3। अब मुझसे पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज साइड का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब विच इज इक्वल टू 27। तो 27 जो होगा मेरे पास वो मेरे पास क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। पहले उसकी साइड आई है 3, फिर वॉल्यूम आ जाएगा 3 क्यूब यानी कि 27। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ 1801 इंटू 1801, ये मुझे मालूम है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन को देने का पर्पज ये है कि बिना सॉल्व करे हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है।
सॉल्व करके तो कोई भी निकाल सकता है, मुझे पता है कि आप देखो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, पर हमारा टाइम कंज्यूम नहीं करना। बाय लुकिंग एट दी ऑप्शंस हमको इसका आंसर निकालना है। वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं एक बार। देखो 1801 इंटू 1801, तो लास्ट में मेरे पास आ रहा है 1 इंटू 1। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 1 आएगा, ये मैं कह सकता हूं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो मेरे पास गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। एक चीज मुझे पता लग गई है। नाउ अब मैं कह सकता हूं, क्या मुझे कह सकता हूं कि 18 का स्क्वायर कितना होता है? मुझे पता है कि 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है, ये मुझे पता है। इसका मतलब 1800 का स्क्वायर जो होगा वो मेरे पास 324 और 4 जीरो और आ जाएंगे। अब मैं कह सकता हूं जब 1800 का स्क्वायर इतना होता है, यानी कि 1800 इंटू 1800 होता अगर ये, तो मेरे पास ये आंसर आता। अबे 1801 इंटू 1801 है, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आएगा और इससे कम भी नहीं आएगा। तो मैं बाकी ऑप्शन देखता हूं, तो मेरे पास 324 से जो थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन होगा वो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो ही गया। अब 324 की बात करें तो 324 जो आ रहा है वो इसी में आ रहा है, उससे थोड़ा सा बड़ा ही आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो 324 छोटा हो गया। अगर ये देखें तो 324 से काफी बड़ा आंसर है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो बहुत ही करीब आंसर देखें तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है और ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक अजम्पशन तो नहीं कह सकते, एक थोड़ी सी चीजें आपको पता है, अगर थोड़ा सा आप मैनिपुलेशन करते हैं तो ये क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे ही कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पुलिसमैन सीज अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। ही स्टार्ट चेसिंग द थीफ who is running at a speed of 5 meter per second while the policeman chases with a speed of 7 meter per second. Find the distance covered by the thief when he is caught by the policeman. तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, यानी थीफ और पुलिसमैन के बीच जो डिस्टेंस है वो है 150 मीटर्स की। ठीक है, इसके बाद पुलिसमैन दौड़ रहा है चोर की तरफ, पुलिसमैन की स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, चोर की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव कितनी हो जाएगी? 7 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे पास हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ। तो पहले हम इसका आंसर निकाल देते हैं, यानी कितने टाइम में जो है वो चोर को पकड़ लेगा पुलिस वाला। तो 150 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 75, यानी कि 75 सेकेंड्स में जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। अब ये निकालना है हमको द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 75 सेकेंड्स तक तो चोर जो है वो दौड़ा है, और यहां पे चोर की स्पीड कितनी है? 5, यानी स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम इज 70 स्पीड इज टाइम इज 75 सेकेंड्स एंड स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर डिस्टेंस का आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 375 मीटर्स। इसका मतलब जो चोर है वो 375 मीटर्स तक दौड़ेगा। और अगर मुझे ये निकालना है कि पुलिसमैन कितने टाइम दौड़ेगा, तो चोर अगर 375 दौड़ रहा है तो पुलिसमैन को तो 150 मीटर और कवर करनी पड़ेगी, तो इसमें से हम 150 ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमारे आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन होगा और चोर की डिस्टेंस आएगी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास 375 ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The number of persons rose by 20% to 30,942 in a year. What was the population originally a year ago? तो 20% बढ़ के पॉपुलेशन इतनी हुई है, तो हमको निकालना है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास कि 30,000 अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है, कितनी हो गई है, तो 120 इंटू 100, ये सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद इसको हम 2 से कैंसिल करते हैं, 12। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 25785। 25785। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी वो थी 25785, 25,785।
यानी कि 20 इतनी ये पॉपुलेशन थी, अगर मैं इसको 20% बढ़ा दूं तो मेरे पास ये पॉपुलेशन हो जाएगी। तो एक साल पहले का निकालना है तो 120/100 करेंगे तो मेरे पास एक साल पहले की पॉपुलेशन जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स is in the ratio 4:5 and their expenditures are in the ratio 7:9. If each saves 50 rupees per month, then their monthly income is. तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हम एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म से कर सकते हैं। अभी मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ क्या हो रहा है, और जब थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे आप तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम आंसर मार्क करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हो क्या रहा है, मेरे पास दो लोग हैं, मेरे पास लेट्स से एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। उसमें कंपेयर किसमें किया हुआ है, उनकी कुछ इनकम होगी, इनकम में से कुछ वो एक्सपेंडिचर करेंगे, जो बचेगा वो सेविंग हो जाएगा। वो क्या रहा है मेरे पास 2 पर्सन्स इन द रेशियो 4:5, इनकी इनकम है, तो मैं मान लेता हूँ ये 4x है और ये मेरे पास 5x है, क्योंकि इनकम का रेशियो 4:5 गिवन है। एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 7:9, तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ 7 और 9, लेकिन गलती लोग क्या करते हैं, इसको भी 7x और 9x मान लेंगे, वो गलत है, क्योंकि ये इनकम का रेशियो और एक्सपेंडिचर रेशियो अलग अलग होगा। अगर कॉमन आप वेरिएबल x मान लेते हैं तो उसमें आप कभी कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो इनकम का रेशियो अगर 4x और 5x है तो यहाँ पे मैं y के टर्म में मानूंगा 7y और 9y, तो 7:9 एक्सपेंडिचर रेशियो हो जाएगा और इनकम रेशियो 4 और 5x हो जाएगा। इफ ईच सेव्स 50 रुपीज पर मंथ, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मेरे पास होता है सेविंग्स, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 4x, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 4x माइनस का 4x माइनस का 7y शुड बी इक्वल टू 50, और यही जो कंडीशन होगी मेरे पास 5x माइनस 9y की होगी, ये भी 50 के बराबर होगा। तो 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 50 एंड 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 50। तो ये दोनों को आपस में इक्वेट भी कर सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि 4x माइनस का 7y इज इक्वल टू 5x माइनस का 9y। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y। तो x इज इक्वल टू 2y इक्वेशन में रखते हैं। अब निकालना क्या हमको, देयर मंथली इनकम इज, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं 2y रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2y रखता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 8y, यानी कि 8y अगर मैं 7y माइनस कर दूं इसमें से तो मेरे पास आंसर 50 बचना चाहिए, मेरे पास आंसर 50 बचना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 2y के इक्वल है। तो 2y रखा तो 8y माइनस 7y, तो मेरे पास सेविंग से इक्वल होगा, वो 50 रुपीज है, तो 8y माइनस 7y इज इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 50 रुपीज। अगर y की वैल्यू 50 आ गई है तो x इज इक्वल टू 2y है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 100। तो यहाँ पे y की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू 100 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, देयर मंथली इनकम्स, मंथली इनकम्स, तो x की वैल्यू यहाँ पे 100 रखूंगा। अगर x की वैल्यू 100 रखा तो ये हो जाएगी मेरे पास 400 और ये कितनी हो जाएगी 500। तो 400 और 500 इनकी मंथली इनकम हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है। अभी जो मेथड में यूज किया है एकदम सिंपल यूज किया है, दो इक्वेशन बनाई है, उनको आपस में इक्वेट किया है, x और y में रिलेशन निकाला है और वैल्यूज पुट करिए तो मेरा आंसर आ गया है। इसको और मेथड से कैसे करेंगे, इजी ट्रिक से कैसे करेंगे वो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। अभी बेसिक का वीडियो है, एकदम पहला वीडियो है, इसलिए हमने वो तरीके बताए हैं जो हर स्टूडेंट इजीली कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A person offers 15% discount on his garments and he offers a further discount of 10% on the reduced price so that the customers who pay cash, what will be customer have to pay in cash for a jacket of 3600 rupees। यानी कि अगर कोई जैकेट 3600 रुपीज की है और उस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफर हो रहे हैं तो आपको कितने की पड़ेगी ये निकालना है। तो भैया पहले कितने की थी मेरे पास जैकेट, एक्चुअली 3600 की, पहला डिस्काउंट कितना ऑफर हुआ है 1500 रुपीज का, तो 1500 रुपए यानी कि 15%, तो इसका 15% कितना हो जाएगा 540 रुपीज। तो पहले 540 में से माइनस कर दो, सिंपल तरीके से माइनस करेंगे हम 3060 रुपए आ जाएगा ये। अब 3060 में से 10% माइनस कर दो, तो 3060 में से इससे कितना होता है 306 माइनस कर देंगे, इसमें से 6 गया 4 5 27 2754 आंसर आ जाएगा मेरे पास। बहुत ही इजी आंसर, सक्सेसिव डिस्काउंट्स का है क्वेश्चन। अब ये आपको एक्चुअल डिस्काउंट कितना होता है सक्सेसिव में वो भी निकालना बताऊंगा फॉर्मूले से, वैसे बताता हूं। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है आपको, दो आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट ए और बी गिवन है, तो a प्लस बी माइनस AB बाय 100, ये आपके पास एक्चुअल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। कैसे यूज करना है, कहाँ करना है वो अभी नहीं बताता, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी सहायता से भी हम कर सकते हैं पर अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम।
12 men or 20 boys can finish a work in 10 days. What part of the same work will be done by 4 men and 4 boys in 4 days? तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एफिशिएंसी में रिलेशन गिवन है आपको कि 12 men और 20 boys can finish a work in 10 days. इसका मतलब ये हुआ कि 12 men is equal to 20 boys, क्योंकि दोनों ही जो है मिलके या तो 12 men होंगे या 20 बॉयज होंगे, दोनों मिलके इस काम को 10 डेज में खत्म कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 12 men विल बी इक्वल टू 20 बॉयज, 12 men विल बी इक्वल टू 20 बॉयज। रिलेशन निकालते हैं इसमें, तो m अपॉन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 20/12 विच इज इक्वल टू 5/4, यानी कि m की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4। तो मैं कह सकता हूं अगर एक मैन है वो एक दिन में 5 यूनिट बनाता है, सॉरी ये गलत है, 5/3 आएगा ये। अगर कोई मैन है वो 5 यूनिट बनाता है तो बॉय 3 यूनिट बनाएगा। अगर कोई यूनिट बनानी है, कोई भी काम करना है, तो अगर एम प्रोड्यूस करता है या मैन्युफैक्चर करता है तो 5 यूनिट्स करेगा, और बी अगर करता है तो वो 3 यूनिट्स करेगा। तो ये रिलेशन मेरे पास आ गया है। अब मुझसे पूछा गया है, अब देखो एक चीज और बताता हूं, यानी कि 12 मैन वो काम 10 डेज में करते हैं। एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट बनाता है, तो 12 कितनी बनाएंगे 60। एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट बनाता है तो 12 मैन कितनी बनाएंगे 12 इंटू 5 60, और वो कितने दिनों तक काम करते हैं 10 डेज तक, वो 10 डेज तक काम करते हैं। तो मेरे पास 600 आ गया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो टोटल वर्क है, टोटल यूनिट्स जो मुझे प्रोड्यूस करनी है वो मेरे पास 600 है। आई हैव टू मैन्युफैक्चर 600 यूनिट, यानी टोटल काम मेरे पास 600 यूनिट्स का है। अब मेरे को निकालना है कि अगर 4 मैन और 4 बॉयज मिलके काम करें 4 दिन तक तो मेरा कितना काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कितने रेशो जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 मैन का कितना हो गया, मतलब 20 यूनिट्स। एक आदमी 5 यूनिट करता है, 4 मैन कितनी कर देंगे 20 यूनिट्स, प्लस 4 बॉयज कितनी कर देंगे 4 बॉयज का मतलब 12। भाई मेरे पास 4 मैन 4 इंटू 5 20 प्लस 4 बॉयज 4 इंटू 3 12, इतनी यूनिट मेरे पास एक दिन में कंप्लीट हो जाती हैं। इतनी यूनिट एक दिन में कितने दिन तक काम कर रहे हैं वो 4 दिन तक, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 12 कितना हो गया मेरे पास 32 इंटू 4, यानी कि 32 इंटू 4 यूनिट मेरे पास कंप्लीट होंगी। और टोटल वर्क का कितना हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास 600। इस तरह सॉल्व करके आंसर आ जाएगा मेरे पास। सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 150, 2 से सॉल्व हो जाएगा ये 16, 2 से काटा तो 75, यानी 16/75% जो काम है 16/75 हिस्सा जो काम है, पार्ट काम है, वो मेरे पास 4 मैन और 4 बॉयज के द्वारा 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा 16/75। तो हमने कुछ भी इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया, खाली कितनी यूनिट में पहले इसको कंपेयर किया, इसको कंपेयर करने के बाद टोटल वर्क निकाला 600 यूनिट्स का आ रहा है। इसके बाद ये जो हिस्सा होगा वो कितने यूनिट का होगा, हमने देखा 32 इंटू 4 यूनिट्स का होगा, और 600 का कितना पार्ट होगा वो हमने इजीली निकाल लिया यहाँ पे। तो काफी इजी क्वेश्चन है हमारे पास टाइम एंड वर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ and RS are 2 parallel chords of a circle such that PQ is 48 cm and RS is 40 cm. If the chords are on the opposite sides of the center and the distance between them is 22 cm, what is the radius of the circle? तो एक सर्किल है, उस पर 2 कॉर्ड हैं, दोनों सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हमको निकालना है उनके बीच की डिस्टेंस अगर गिवन है तो सर्किल की हमको रेडियस निकालनी है। पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन में। तो सर्किल है मेरे पास, इस सर्किल पे 2 कॉर्ड है, एक 48 सेंटीमीटर की और एक 40 की है। तो 40 वाली छोटी मान लेता हूं मैं थोड़ी सी, जो कि है मेरे पास RS, PQ वाली थोड़ी बड़ी होगी मेरे पास, तो ये 48 की होगी, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। अब ये सेंटर पॉइंट है, ये मुझे पता है कि अगर सेंटर पॉइंट से मैं कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर डालता हूं, अगर मैं सेंटर पॉइंट से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो मेरे पास वो परपेंडिकुलर, अगर मैं उसके मिड परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो कॉर्ड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इट बाइसेक्ट, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने सेंटर से, तो कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये लेंथ अगर टोटल 48 है तो ये हो जाएगी मेरे पास 24 और 24 हो जाएगी इस तरह से। सिमिलरली अगर ये परपेंडिकुलर यहां जाता है और ये सेंटर पॉइंट होता है तो ये डिवाइड होकर मेरे पास हो जाएगी 20 और 20, तो ये डिस्टेंस 20 है, ये भी 20 है,
ये 24 लेंथ है, ये 24 लेंथ हो गई है, ये सेंटर है। मैंने अगर इस पॉइंट को मिला दिया तो ये पॉइंट भी रेडियस होगा और ये भी मेरे पास रेडियस हो जाएगी। तो दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, क्योंकि सेंटर से आपने सर्कमफेरेंस के पॉइंट को मिलाया तो भी रेडियस, सेंटर से सर्कमफेरेंस के पॉइंट को मिलाया तो रेडियस। ये मेरे पास टोटल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन इज 22। तो मैंने मान लिया सपोज ये x है, तो ये मेरे पास हो जाएगी 22 माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं इसमें लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज आर स्क्वायर, 22 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी आर स्क्वायर दोनों केस में सेम है, तो मैं उनको इक्वेट कर दूंगा। भाई ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, मैं कह सकता हूं 24 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ये हो गया। इसे कितना हो गया, 24 का स्क्वायर होता है मेरे पास 576 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 22 का होल स्क्वायर होता है 484 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 44x प्लस 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर इज 400। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे मेरे पास 44x की वैल्यू आ जाएगी। 44x इज इक्वल टू 884 माइनस 576, 884 माइनस 576। इसको सॉल्व करेंगे तो 44x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू 8 308, 11 से काटा 4, 11 से काटा 2, 28। एक्स की वैल्यू आ गई है 7, एक्स की वैल्यू आ गई है 7 यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 7 आ जाती है तो ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 7 यानी कि 15। तो ये अगर 7 हो गई, ये 24 हो गई, तो आर की वैल्यू मेरे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट से 25 हो गई है। यानी कि दिस इज 7, दिस इज 24, तो 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 625 करके 25 हो जाएगी। या मुझे पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये 7, 24 और 25, तो मेरा आंसर 25। मुझे रेडियस की वैल्यू निकालनी है, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 25, तो ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अगर दो कॉर्ड हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर सेंटर पॉइंट से आप किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, ये भी आपकी रेडियस होगी और ये भी आपकी रेडियस होगी। तो मैं एक्चुअली रेडियस जो है उसको इक्वेट किया है, जिससे एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आके हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट देखा है, तो 7, 24 और 25 इस तरह से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ रही है। थोड़ा मॉडरेट लेवल का सवाल है, अगर थोड़ा सा आपको पता होगा तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 196 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे हमें 196 के फैक्टर निकालने हैं जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। तो 194 को एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं अपने फैक्टर की फॉर्म में। तो मैं 196 को मैं लिख सकता हूं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 इंटू 98 को 2 इंटू 49, 98 196 करेक्ट। तो 196 इक्वल टू 2 इंटू 49। अब मुझे निकालना है कि 196 के फैक्टर विच आर डिविजिबल बाय 4, यानी जो 4 से डिविजिबल होते हैं। तो अब 4 को कितने फैक्टर डिविजिबल होंगे ये हमें निकालना है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तो फैक्टर जो होगा आपका वो 4 ही हो जाएगा डिविजिबल बाय 4, एक आपके पास 196 हो जाएगा, एक आपके पास 4 हो जाएगा और एक 196 हो जाएगा। तो मेरे पास 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कि डिविजिबल है। अब एक फैक्टर और कौन सा होगा ये आप मुझे बताएंगे। समझिए हो क्या रहा है आपके पास 196 के मेरे पास 2 इंटू 49 इस तरह से फैक्टर में डिवाइड कर सकता हूं। अब मुझे निकालना है ऐसे कितने फैक्टर होंगे डिविजिबल बाय 4 होंगे। तो मैं 196 बाय 4 करता हूं, 196 बाय 4 तो क्या डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब 196 का एक फैक्टर तो 196 होगा ही होगा। दूसरा, अगर मैं इसको 2 इंटू 2, एक फैक्टर इसका 4 भी होगा
ये भी होगा। तो क्या इसका एक फैक्टर और होगा जिससे ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमको निकालना है। तो आपको ये बताना है हाउ मेनी फैक्टर्स। मैं आपको आंसर बताता हूं, इसका आंसर 3 होगा। 2 फैक्टर तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, यानी कि एक 2 into 2 यानी कि 4 एक फैक्टर होगा जो डिवाइड होगा, एक 196 एक फैक्टर होगा जो डिवाइड होगा। तो आपको निकालना है क्या एक कोई और फैक्टर होगा इसका जो 4 से डिवाइड होगा। अगर इसमें कोई एरर है तो आप मुझे बताइए क्या कमेंट सेक्शन में, क्या इतना फैक्टर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कोई एक और फैक्टर होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। बट इसका आंसर 3 होगा अगर कोई और फैक्टर बनेगा तो। एनीवेज ये भी आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The ratio of two numbers is 4:5 and their HCF is 3. What is their LCM? यानी 2 नंबर का रेशियो 4:5 है और उनका HCF जो है वो 3 है। आपको उनका LCM बताना है कितना होगा। तो अगर कोई 2 नंबर आपका रेशियो गिवन है तो उनको HCF की टर्म्स में कैसे मान सकता हूं, ये दिखाता हूं आपको। यानी एक नंबर 4 है और एक 5 है, लेकिन उनका रेशियो 4:5 होगा। तो एक नंबर होगा मेरे पास 4H और एक होगा 5H। अगर एक नंबर को मैं 4H मान लूं, एक को 5H मान लूं, जहां पे H जो है वो HCF है। इफ H इज HCF तो नंबर 4H और 5H है, तो उनका रेशियो मैं निकालता हूं तो रेशियो 4/5 यानी 4:5 हो जाएगा। व्हाट इज देयर LCM, ये निकालना है। अगर उनका HCF 3 है तो HCF अगर 3 हो गया तो मेरे पास ये नंबर कितना हो जाएगा 4 into 3 विच इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 5 into 3 विच इज इक्वल टू 15, यानी कि एक नंबर हो गया मेरे पास 12, एक नंबर हो गया मेरे पास 15। 2 नंबर आ गए मेरे पास 12 और 15। अब मुझे निकालना है उनका LCM कितना होगा। तो 12 और 15 इनका LCM कितना होता है 60। करेक्ट ऑप्शन विल बी 60। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा। एग्जाम में फ्री फंड के मार्क्स मिल जाते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो। नेक्स्ट, सो थैंक यू। मतलब आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम्स में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, और जो सीरीज रहेगी ये आपके सारे जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे। आज जो टॉपिक्स थे वो काफी अर्थमेटिक के थे, ज्योमेट्रिक क्वेश्चन कम थे, लेकिन काफी जो चैप्टर्स हम करेंगे, काफी जो सीरीज करेंगे, काफी जो वीडियोस बनेंगे, उसमें आप काफी जो है आप मान के चलिए कि आपके सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इधर उधर झांकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप थ्योरी पढ़ते रहिए। थ्योरी के लिए हमारा दूसरे नीरज सर हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस। आप मान के चलिए बहुत ही सारे टॉपिक्स हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का ट्राई किया है। तो वो थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं विद ऑल द एग्जांपल्स, और ये जो सीरीज रहेगी आपकी यहाँ पे वो आपकी प्रैक्टिस की रहेगी। तो थ्योरी और प्रैक्टिस अगर आपकी दोनों कवर हो जाती है तो आप सारे जो है एग्जाम वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वो प्रॉब्लम आपकी बहुत ही जल्दी सॉल्व करी जाएगी। और मेरा मानना है ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। 12th की प्रिपरेशन साथ आप इसको जरूर फॉलो करें। 12th का जो एग्जाम है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप उसकी तैयारी ना करें, बोर्ड्स की तैयारी ना करें। अगर आप किसी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डोमेन सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है आप अपने 12th सब्जेक्ट को इग्नोर करें, लेकिन हाँ आप 12th के साथ घर बैठे बैठे ही प्रिपरेशन कर सकते हैं और किसी एंट्रेंस एग्जाम की जहां पे डोमेन सब्जेक्ट नहीं आते हैं। विश यू गुड लक, थैंक यू।